प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी में, और हिंदी में हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है व्यंजनों की उत्पत्ति। तो पुरानी वीडियो में हमने टॉपिक किया था स्वरों की उत्पत्ति, और आज हम करेंगे व्यंजनों की उत्पत्ति। तो आपको पुरानी वीडियो में एक बात बताई थी कि एक हमारे महर्षि हुआ करते थे, महर्षि पाणिनि। तो जो महर्षि पाणिनि थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा था व्याकरण का, जिसको कहा जाता है अष्टाध्यायी। और ये जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया था, जिस सूत्र का नाम था माहेश्वर सूत्र। और ये जो माहेश्वर सूत्र है, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के आपके 14 सूत्र थे। जिन 14 सूत्रों को हमने दो भागों में बांट दिया था हिंदी के अनुसार। माहेश्वर सूत्र में आपके कौन कौन से सूत्र हैं, जैसे आपका अयुड़ है, ऋलिक है, एवं है, एयोच है, तो वो तो हम पढ़ेंगे संस्कृत में, लेकिन नॉर्मली चर्चा करेंगे। जो पहले 4 सूत्र थे वो एक तरफ हमारे हो गए हैं, और बाद के अंतिम जो 10 सूत्र हैं उनको दूसरी तरफ मैंने लिख लिया है। जो पहले 4 सूत्र हैं इनको कहा जाता है अच सूत्र, और जो बाद के 10 सूत्र हैं इनको कहा जाता है मेरे दोस्त हल सूत्र। अब ये जो अच सूत्र हैं, इन्हीं से उत्पत्ति हुई है हमारे व्यंजनों और स्वरों की। तो यहाँ से हमारे निकले हैं स्वर, और यहाँ से निकले हैं हमारे व्यंजन। तो इनके बारे में चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में, पुरानी वीडियो में कर चुके हैं, आप आराम से देख सकते हैं। आज का विषय हमारा है व्यंजनों की उत्पत्ति। चलिए देखते हैं। अगर आप सूत्रों के आधार पर बात करेंगे तो हमारी वर्णमाला को व्यंजनों के में वर्गों में सजाया गया है। अगर मैं सभी व्यंजनों की बात करूं मेरे दोस्त, तो हमें एक बात पता लगती है, जो हमारी हिंदी के व्यंजन हैं वो कुछ वर्गों के हिसाब से हैं। जैसे पहला जो वर्ग है, उस वर्ग को कहा जाता है क वर्ग, फिर आपका आएगा च वर्ग, फिर आपका आता है ट वर्ग। अब यहाँ पर एक कहानी और है, फिर आपका त वर्ग है, फिर आपका ट वर्ग है। आप इस कहानी को समझिए जरा सबसे पहले। इसके बाद आते हैं ऊष्म, और ऊष्म के बाद आते हैं हमारे पास अंतस्थ, और मेरे दोस्त अंतस्थ के बाद आपके होते हैं संयुक्त, और इन संयुक्त के बाद आपके होते हैं 2 व्यंजन, जिनको कहा जाता है द्विगुण। एक तो सबसे पहला मुद्दा ये भी है कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा, ये आपका क, खे, गे, घे लिखा हुआ है कि इसको क, ख, ग, घ उच्चारित करेंगे। तो ध्यान से समझिए, 2 प्रकार हैं आपके। अगर आपने लिखा ये, अगर आप इसकी बात करो तो आप सबको इतना पूर्व ज्ञान ये है कि जो ये आपका क है, ये क और अ से मिलकर के बना है। मतलब अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो इसमें मुझे हलंत देना पड़ेगा, फिर ए लिखना पड़ेगा। एक तो आप इक्वेशन नंबर इसको देखें। दूसरी, अगर मैं इस ए को इधर ले आता हूं मेरे दोस्त, तो ये बनेगा आपका, इसमें से ए माइनस कर दे, और आपने उस हलंत को ऐसे ही लिखा रहने दिया। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब मैं इस साइड को उधर लिख देता हूं और उस साइड को उधर लिख देता हूं। तो उदाहरण के तौर पर, या मेरे पास प्रैक्टिकली तौर पर आपका ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। पहली इक्वेशन में क्या है और दूसरी इक्वेशन में क्या है, दोनों में डिफरेंस भी क्या है ये भी समझते हैं। डिफरेंस ये है कि अगर इसमें हलंत नहीं लगा तो इसके साथ ए की साउंड, ए की ध्वनि आएगी, क्योंकि इसमें ए प्लस हो रहा है। और अगर उसमें हलंत लगा है तो उसके साथ ए की ध्वनि नहीं आएगी, क्योंकि उसमें ए माइनस हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए जब तक इन पर हलंत नहीं है तो आपके क, खे, गे, घे कहलाते हैं, और इन पर हलंत लगते हैं आपके क, ख, ग, घ। इस तरीके से इनका आपका उच्चारण हो जाएगा। तो आप इसके उच्चारण को सही करें। तो हिंदी आपकी क, खे, गे, घे ही मान लेती है, जबकि संस्कृत को क, ख, ग, घ कहती है। हालांकि आप इसको क, ख, ग, घ कहेंगे तो भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करेंगे कि जितना आप सही उच्चारित कर पाएँ उतना ही हिंदी सार्थक हो पाएगी। चलिए खैर, अब मैं आगे बात करता हूँ। अब इस कॉन्सेप्ट को उतार लेंगे। अब ध्यान से देखें, जो हमारे व्यंजन हैं उनको 5 वर्गों में हमने बांटा, और जो पहले वाले 5 वर्ग हैं इनको कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि इन्हें बोलने में जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श होती है, या फिर चूंकि ये वर्ग के व्यंजन हैं इस वजह से इनको कहा जाता है हमारा वर्गीय व्यंजन। तो ये कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका होता है पहले के, खे, गे, घे, और पहला पंचमाक्षर, इसको जो है आपका जो है सॉरी अंग पढ़ा जाता है। क, ख, ग, घ, अंग, के, खे, गे, घ, अंग। दूसरा आपका होता है च वर्ग, इसमें आपका आता है चे, छे, जे, झे और यो, इसको यो पढ़ा जाता है। ठीक है। टे वर्ग की बात करो, आपका होता है टे, ठे,
ढेरण पढ़ा जाता है इसको। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी बात हमारी जो है गौर करने लायक क्या है, अगर आप इसकी बात करोगे इन तीनों की, दरअसल इन तीनों को अण खाली भी कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि हमारी हिंदी में साधारणतः आज के तौर पर आज के समय में ऐसे अक्षर नहीं मिलते, ऐसे शब्द सॉरी नहीं मिलते हैं जो कि इनसे शुरू होते हों, इसलिए इनको खाली कह दिया जाता है कि इनका स्पेस खाली है, इनसे शुरू होने वाला कोई शब्द हमारे पास फिलहाल नहीं है। हालांकि जैन धर्म में आप जाएंगे तो आपके बहुत सारे शब्द आपके अण से शुरू भी हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपकी इनकी चर्चा करूं तो ये आपका दो तरीके से लिखा जाता है, ये और ये। तो ध्यान से देखेंगे, ये आपका है डे और ये आपका अड़। उदाहरण के तौर पर आपने एक शब्द लिख दिया, मान लीजिए सड़क, तो आपने कहा अड़, आपने जीभ को घुमा दिया। आपने शब्द कहा उड़ना, आपने जीभ को घुमा दिया। और आपने शब्द कहा जो है मान लीजिए आपका जो है आपका कैसा आपका पढ़ना शब्द कहते हैं, मैंने आपका पढ़ना, तो अड़ शब्द आ जाएगा। लेकिन जब इसी शब्द में इसको प्रयोग करूंगा, आपने शब्द कहा डाली, तो शब्द आपका हो जाएगा डे। यहाँ पर अड़ था, यहाँ पर डे है। उदाहरण के तौर पर आपने कहा डमरू, नोट डमरू, ये आपका है डमरू। ठीक है जी। आपने शब्द आपका कहा क्या, डलिया शब्द कहा, तो डलिया, तो डे का इस्तेमाल होगा। तो ध्यान रखेंगे ये दो प्रकार से वर्क करेगा, ये भी और ये भी हमारा। ऐसे ये भी आपका ढे है और ये आपका अढ़े है। उदाहरण के तौर पर आपने शब्द लिख दिया चढ़ना, तो अढ़े की ध्वनि आ रही है। आपने कह दिया मान लीजिए आपका ढक्कन, तो ढे की ध्वनि है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपने शब्द कह दिया पढ़ना या पढ़ाई, तो अढ़ की ध्वनि है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये दोनों दो काम करते हैं। दो काम इनके क्या है, जब इन पर आपका पॉइंट या बिंदा आता है, तो बिंदा आते समय या आपका जो ये बिंदु होता है, ये बिंदु आते समय ये आपके अढ़ आपकी जीभ को घुमा देते हैं, इसलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। इनके दो गुण होते हैं, अड़ और ढे। दो गुण क्या है कि जब इनके नीचे बिंदु आएगा, ये कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में आरंभ में नहीं आ सकते, और जब इन पर बिंदु नहीं आएगा तो आरंभ में तो आ ही जाएंगे, बीच में भी आ जाएंगे। ये केवल आपके बीच में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद मैं आपसे बात करूं आपके तय वर्ग की, तो तय वर्ग में हमारा होता है ते, थे, दे, धे और ने, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको होता है पे वर्ग, इसमें आपको होता है पे, होठ मिलते हैं आपका फे। फे नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इसको फे पढ़ेंगे तो फिर आप उर्दू में पहुंच जाएंगे, इसके पीछे हमें नुक्ता देना पड़ेगा। फिर आपका आएगा पे, फे, बे, आपका आ जाएगा नोट वे, बे आएगा भे और में। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, पे, फे, बे, भे और में। इसके बाद अगर मैं आगे चर्चा करना चाहूँगा, फिर हमारे पास उष्म होते हैं। उष्म में आपके से आते हैं, तो ध्यान रखेंगे तीन हमारे पास से हैं। पहला आपका होता है शे, से, शे और है। इन चारों का क्रम यही है, वर्णमाला के हिसाब से, बोलने के हिसाब से इनका क्रम आपका होता है ये। पहले से बोला जाता है जीभ से, शे बोला जाता है आपका जो है कंठे से, और शे बोला जाता है आपका मूर्धन्य से, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका जीव्य शे होता है या तालव्य, इसको आपका कंठीय शे कहा जाता है, इसको आपका मूर्धन्य शे कहा जाता है। से, शे, 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 से, शे। तो इन तीनों को आप बिल्कुल सही तरीके से उच्चारित करेंगे। एग्जाम में कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, लेखन क्रम। अंतस्थ, अंतस्थ में हमारे पास चार होते हैं, ये, रे, ले और वे। अंतस्थ दरअसल क्या है, ये स्वर और व्यंजनों को जोड़ने की कड़ी है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा स्वर और व्यंजन इन दोनों को जोड़ने की इकाई कौन है, सेतु कौन है, कड़ी कौन है, उनको कौन जोड़ता है, तो आपके अंतस्थ होते हैं ये, रे, ले, वे। ठीक है, चार होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं संयुक्त। संयुक्त में आपके चार आते हैं। पहला आपका होता है क्षय, एक आपका होता है त्रय, एक आपका होता है जिये पढ़ते हैं इसको, और एक आपका होता है श्रेय। चार होते हैं। अब देखिए इनके बारे में कुछ और चर्चा। सबसे पहले मुद्दे पर मैं इन पांचों पर चर्चा करना चाहूँगा मेरे दोस्त। ये पांचों की क्वालिटी क्या है। ये सारे के सारे क वर्ग हैं, ये सारे के सारे गले से बोले जाते हैं। हालांकि इस बात को हम जो है डिफाइन करेंगे जब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, है ना। कैसे कैसे वर्गीकरण होगा, स्थान के आधार पर वर्गीकरण कैसे होगा, अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, अघोष कौन है, सघोष कौन है, कंठ्य, तालव्य, सारी चर्चा वहाँ पर करेंगे। फिलहाल तो मुझे जो आपको बताना है ये बताना है। ध्यान से देखें, अगर आप बात करोगे यहाँ तक, मैं केवल इस लाइन तक की बात करूं वर्ग तक की, तो ये किसी भी वर्ग का पहला अक्षर होता है, ये किसी भी वर्ग का दूसरा अक्षर होता है, और ये किसी भी वर्ग का तीसरे अक्षर में शुमार किया जाता है, और ये होता है किसी भी वर्ग का चौथा अक्षर। तो नियम क्या है, नियम ये है कि अगर आप हिंदी के अनुसार किसी भी वर्ग के पहले अक्षर में
है को जोड़ दो तो वो उसी वर्ग का दूसरा अक्षर बन जाता है, और किसी वर्ग के तीसरे अक्षर में आप है को जोड़ दो उसी वर्ग का चौथा अक्षर बन जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने क में ह को जोड़ दिया, क में है को जोड़ दिया तो आपके सामने ख आएगा, ये ध्यान रखेंगे। आप इसको स्पेलिंग के हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं। देखो क और ख, क की स्पेलिंग आपकी बनेगी के और ख की स्पेलिंग बनती है आपकी के एच। ये आपका बिल्कुल लॉजिकल है, तो आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। अगर किसी भी वर्ग के पहले अक्षर में आप एच जोड़ देंगे तो आपका दूसरा अक्षर बनेगा है जोड़ देंगे, और तीसरे में अगर है जोड़ देंगे तो आपका अक्षर बनेगा चौथा। तो इन दो वर्गों की तो ये विशेषता होती है, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। एग्जाम में पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट, अब जो हर वर्ग का पांचवा अक्षर बचा मेरे दोस्त, इसके बारे में समझो। क्योंकि हर वर्ग का पांचवा अक्षर है इसलिए इसको कहा जाता है पंचम अक्षर। पंचम अक्षर, पंचम अक्षर। अब ये पंचम अक्षर करता क्या है, इसके नियम को समझेंगे, इसके काम को समझेंगे। ये उसी वर्ग के अनुस्वार को हटाने का, रिप्लेस करने का काम करता है। कैसे? मान लीजिए मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया, थोड़ा सा अंग शब्द लिखा है, तो पहले तो नियम ये समझेंगे। तो अंग है, इस अंग के ऊपर जो आपका बिंदा लगा है जिसका अनुस्वार पढ़ा जाता है, ये दरअसल लगा तो ए पर है लेकिन ये वर्ग करता है किसके हिसाब से, गे के हिसाब से वर्ग करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जहां पर होता है उसके अगले वाले अक्षर के हिसाब से वर्ग करता है। उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त, मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया, मान लीजिए मैं शुरुआत यहाँ से कर देता हूँ। आपके सामने गंगा शब्द लिखा, तो जो गंगा शब्द है मेरे भाई, इस गंगा में अनुस्वार किसके साथ है, गा के साथ है। तो आप अनुस्वार हटा सकते हैं और गे वर्ग का पांचवा अक्षर आधा करके लिख सकते हैं। तो मेरे भाई आप अनुस्वार हटा दो, गे वर्ग का पांचवा अक्षर ये है, तो इस पहले पंचमाक्षर को अण को आधा करके लिख दो, सॉरी अंग को आधा करके लिख दो। दोबारा आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप मैंने एक शब्द आपके सामने लिख दिया जो है कंगन। तो कंगन को आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है। आप अनुस्वार हटा दीजिए, अनुस्वार गे के साथ है, अनुस्वार हटाने के बाद उस वर्ग का पांचवा अक्षर आधा करके लिख दीजिए, आपका कंगन यूं भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। दोबारा समझ लीजिए मैं और आपके सामने शब्द लिख देता हूं। मान लीजिए आपने शब्द लिख दिया पंच, और इस पंच को अगर आप बिल्कुल सही तरीके से देखोगे तो अनुस्वार आप हटा दीजिए और च वर्ग का पांचवा अक्षर मैं आधा करके लिख दे रहा हूं क्योंकि आपका च पर काम कर रहा है। एक बार और समझ लीजिए नेक्स्ट टाइम। मान लीजिए आपने शब्द लिख दिया मुंज, तो ये जो या अंजलि शब्द जो आपका होता है, आप इस शब्द को आप देखो अंजलि, इस अंजलि का मतलब क्या है, ये आपका जो अनुस्वार है आपका किसके साथ है, जय के साथ है। आप अनुस्वार को हटा सकते हैं और जय वर्ग का पांचवा अक्षर आपका ये होता है, आप इसको आधा करके लिख सकते हैं। तो आपका सही शब्द अंजलि यूं भी लिखा जा सकता है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है। मान लीजिए आपने शब्द लिख दिया अंडा, तो ये तो बहुत आसान सी बात, आप खुद समझ जाते हैं। अंडा जो आपका लिखा है अनुस्वार डे के साथ है, अनुस्वार हटा दीजिए, डे वर्ग का पांचवा अक्षर आप आधा कर दीजिए। या फिर आपने शब्द कह दिया मेरे दोस्त घंटा, तो अनुस्वार हटा दीजिए और टे वर्ग का पांचवा अक्षर आधा करके लिख दीजिए, ये होता है। ऐसे आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। आपने शब्द कहा दंत, तो अनुस्वार तय के साथ है, तो अनुस्वार हटा दो और तय वर्ग का पांचवा अक्षर आपका न होता है। या फिर समझिए आपने शब्द लिख दिया मंद, तो आप अनुस्वार हटा दीजिए और दे वर्ग का आधा अक्षर, तो दे वर्ग में आपका आता है न, इसमें आपका तो न इसका आधा अक्षर होता है। सेम टू सेम आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने शब्द ऐसे लिख दिया कंप या कंपन, देखो ये दो तरीके से काम करेगा। पहला अनुस्वार पे के साथ है, तो आप क्या करेंगे, पे वर्ग का पांचवा अक्षर आधा कर दो। फिर अगला अनुस्वार न के साथ है, तो न का पांचवा अक्षर आधा कर दो, तो आपके सामने शब्द लिखा जाएगा कंपन। इस तरीके से कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने शब्द ऐसे कर दिया, दंभ शब्द कर दिया, तो अनुस्वार भय के साथ है और भय का पांचवा अक्षर हमारा कहलाता है मैं, तो ये आपके इस तरीके से लिखा जाएगा। एक तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ये कैसे होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद आप इसे उतारें, मैं चर्चा करता हूँ किस पर, ये से है, तो इनकी तो कोई दिक्कत नहीं, इनके बारे में आपको बताया जा चुका है। आगे और भी चर्चा होंगी, फिलहाल इसी के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट आप समझिए, नेक्स्ट मैं आपको क्या बता सकता हूँ मेरे दोस्त, जो आपका ये रे ले वे है, तो जो ये है ये ई के साथ कोशिश करेंगे कि ना आए, रे पर री की मात्रा ना आए, ले पर लिरी की मात्रा ना आए और वे पर ऊ की मात्रा ना आए। और आती भी तो बोली कम जाती है, बोलने में दिक्कत होती है। बतौर उदाहरण आपने शब्द कहा यीस्ट और ईस्ट, तो देखो ये पर जो ई की मात्रा है वो आती तो है लेकिन उसे बोलने में कठिनाई होती है। आप जब आप जल्दी में बोलोगे तो आप इसको इस तरीके से बोल दोगे। भाई ऐसे आपने एक शब्द कर दिया, मान लीजिए अपना जो है एक शब्द आपका होता है भावुक,
तो वेपर ऊ की मात्रा है, जब आप इसको जल्दी जल्दी में पढ़ोगे तो आप इसको भावुक कर दोगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, अभी 2 मिनट बाद आपको चर्चा इसमें कराई जाएगी। लेकिन रे पर री की मात्रा बिल्कुल नहीं लगती, ले पर लिरी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लगती है, ये भी बताऊंगा। नेक्स्ट आपके पास आएंगे क्षेत्र, गे और श्रेय, जिये और श्रेय। तो ये 4 हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, तो इनके बारे में मैं चर्चा आपको इस लाइन के इधर करना चाह रहा हूँ। पहला संयुक्त अक्षर है मेरा क्षय, ये आपका क और श से मिलकर के बनता है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसलिए इसको जब स्पेल किया जाता है, जब इसकी स्पेलिंग बनती है तो के से शुरुआत होती है और SH, इस तरीके से इसकी स्पेलिंग बनती है। दूसरा पॉइंट आपका होता है त्रय। त्रय आपका त और रे से मिलकर के बनता है, इसकी स्पेलिंग TRA बनती है, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है, कई किताबों में त्रय यूं होता है, कुछ बच्चों ने त्रय यूं देखा है, तो ये वाला आपका गलत है। क्यों? क्योंकि तय और रे को जब जोड़ने के लिए आपको स्पेशल चिन्ह दे दिया गया है वर्णमाला में, तो कृपा करके नया चिन्ह ना लिखें, ये वर्णमाला की बेइज्जती होगी, अपमान होगा। नेक्स्ट आपका जिये, इसको एक्चुअल में गिये पढ़ा जाता है, लेकिन ये सही तरीके में आपका जिये होता है, जो जय और जय के पंचमाक्षर से मिलकर के बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपका होता है श्रेय, तो श्रेय आपका श और रे से मिलकर के बनता है, ये इंपॉर्टेंट अक्षर है। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका क्या है, इस बात को समझेंगे। यहाँ से आपका ये शब्द आ जाता है, आपने एक शब्द पढ़ा मेरे दोस्त, आपका श्रृंगार, तो ये श्रृंगार आपका गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार सही तरीके से आपका यूं लिखा जाता है। अब देखो यूं क्यों लिखा जाता है, इस कहानी को समझो। इसका लिखने का रीज़न ये वाला सही है, इसका रीज़न मेरे भाई ये है कि श्रेय ये वाला गलत होता है, और जबकि श्रेय ये वाला हमारा सही होता है। इस रीज़न को मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़े ध्यान से समझना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्यों। देखो मान लीजिए आपने एक शब्द लिख दिया आपका श्रेय, चलो मैं ऊपर वाले को, इसको श्रृंगार को ख़त्म कर देता हूँ, मैं देख लेता हूँ कौन सा श्रेय सही है। भाई आपने एक शब्द कहा मेरे सामने कि सर आप श्रेय लिखिए, इस श्रेय में मुझे क्या करना है, री जोड़ना है। तो देखो श्रेय में री जोड़ना पड़ेगा, तो श्रेय को तो आधा बनाना पड़ेगा। स्वर जब भी किसी व्यंजन में जुड़ेगा तो उस व्यंजन को आधा होना पड़ेगा, ये नियम है। तो अगर आप इस श्रेय की बात करोगे तो आपका श्रेय श आधे श्रेय और रे से मिलकर के बना है, प्लस इसमें री की मात्रा आएगी। दूसरी बात, एक बात ध्यान से देखो, जो आपका आधा श्रेय और रे है, ये किसके लिए लिखा जाता है, श्रेय के लिए। यहाँ पर श्रेय ना होकर के श्रेय के साथ भी हलंत है, तो एक हलंत यहाँ भी आना तय है, आ गया। अब जैसे ही रे पर हलंत आएगा, वैसे ये इंडिकेट करेगा कि इस रे पर री की मात्रा लगाई जा रही है। लेकिन मेरे भाई रे पर री की मात्रा तो आप लगा नहीं सकते। जब रे पर री की मात्रा नहीं लगा सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस श्रेय में से रे हटाना पड़ेगा। अब श्रेय में रे कौन सा है, इस बात को भी समझें। आपने एक शब्द लिखा मेरे भाई भ्रम, तो भ्रम में रे ये है। आपने कहा क्रम, क्रम में रे ये है। आपने आपका शब्द आपका द्रय कर दिया द्रव, तो द्रव में रे ये है। इसका मतलब श्रेय में भी रे ये वाला होगा। और इस रे पर जब आप री की मात्रा लगाओगे तो आपका ये यूं लगेगा। इस वजह से मैंने आपसे कहा कि अगर आपके सामने कहीं पर ऐसे लिखा दिखाई दिया है श्रृंगार, तो ये श्रृंगार हमारा गलत है, जबकि ये वाला श्रृंगार हमारा सही है। आपने शब्द कहा मेरे भाई श्रृंखला, तो श्रृंखला ये वाला गलत है और ये वाली श्रृंखला आपका सही है। थोड़ा सा इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो आगे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। अब तुमसे पूछेगा हिंदी में व्यंजन कितने हैं, तो इन व्यंजनों से 2 प्रश्न बन सकते हैं, इनकी संख्या। एक तो आपसे प्रश्न पूछा गया हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अगर आप इन सबको काउंट करोगे तो आपके व्यंजनों की संख्या 39 आएगी। आपकी देखो आपका 25 5 5 5 5, ठीक है, 25 4 29 4 33 37 और 2 39 है ना, 39 आ गई। लेकिन आपसे पूछेगा मूल व्यंजन कितने हैं, तो मूल व्यंजन में आप एक बात ध्यान से समझेंगे, जब आपके 39 है, इनकी संख्या 33 हो जाएगी, 6 कम हो जाएंगे। सर 6 कौन से कम होंगे मेरे भाई, ध्यान से देखो, जो संयुक्त हैं ये आपके औरों से मिलकर के बने हैं, तो मूल तो नहीं हुए, 4 ये कम हो गए, और ये दोनों इसी के रूप हैं, तो 2 ये वाले हमारे कम हो जाएंगे। तो इनकी संख्या हमारे पास कितनी हो जाती है, 33 या 33 हो जाती है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये तो व्यंजनों के बारे में हमने केवल ये देखा है कि कौन सा व्यंजन हमारा कैसे काम कर रहा है। अभी व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं किया है, अभी व्यंजनों पर स्वरों की मात्रा लगानी नहीं सीखी है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।